दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास मंत्रा पर। दोस्तों यूपी टेट जूनियर लेवल के लिए सामाजिक अध्ययन विषय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है हमारे चैनल पर, जिसमें कि आज प्रैक्टिस सेट 5 में हम लोग महत्वपूर्ण और पेपर में छपने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर ये सीरीज हमारी आप पूरी फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपको पेपर में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो चलिए दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे जिन्होंने 4 महाव्रत दिए। अब यहाँ पे एक बात तो ये आप समझ ही लीजिए कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे उन्होंने 4 महाव्रत दिए थे, और महावीर स्वामी जो थे कौन से तीर्थंकर थे, तो ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। तो ये भी बातें आप याद रखिए। अब अगर बात की जाए जैन धर्म की, तो जैन धर्म में 5 जो है महाव्रत हैं। तो पहला है दोस्तों सत्य। सत्य का मतलब होता है सत्य। अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है अहिंसा यानी हिंसा ना करना। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। अपरिग्रह का मतलब होता है दोस्तों आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करना। और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ये जो शुरू के 4 हैं ब्रह्मचर्य को छोड़कर, ये चारों जो दिए थे ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने दिए थे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जो ब्रह्मचर्य है वो दिया था महावीर स्वामी ने 5वां। तो ये भी बात आप याद रखिएगा कि 5वां महाव्रत या ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था, तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे स्वामी ऋषभदेव जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी बृहद्रथ मौर्य। बृहद्रथ की हत्या किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। यहां से यह भी बात आप याद रखिएगा कि जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वो भी बृहद्रथ मौर्य ही था। और ये जो पुष्यमित्र शुंग है इन्हीं के पुरोहित थे पतंजलि। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन और समाज की जानकारी देने वाली प्रसिद्ध पुस्तक आईने अकबरी के लेखक कौन है। तो दोस्तों आईने अकबरी के लेखक हैं ऑप्शन बी सही जवाब होगा अबुल फजल। याद रखिएगा कि एक पुस्तक है अकबरनामा, तो अकबरनामा में ही जो तीसरा हिस्सा है वही है आईने अकबरी। तो याद रखिएगा कि ऑप्शन बी अबुल फजल, चाहे अकबरनामा लिखा हो चाहे आईने अकबरी लिखा हो एक ही बात है। तो अबुल फजल उसके रचयिता यानी उसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अब यहां से याद रखिए कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई, 1867 में की गई। कहां की गई, बंबई में की गई। किसके द्वारा की गई, तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई। स्वामी विवेकानंद के द्वारा किसकी स्थापना की गई, रामकृष्ण मिशन की 1897 में। राजा राम मोहन राय के द्वारा एक महत्वपूर्ण ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप। अब ये भी बात याद रखिएगा कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं कनिंघम। इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था। तो पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य था राजस्थान। 2 अक्टूबर को याद रखिएगा राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। अब अगर संविधान में इसको शामिल करने की बात कही जाए तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, 74वां संविधान संशोधन नगरपालिकाओं से संबंधित है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। तो इनकी दरगाह है दोस्तों अजमेर में, जिसको अजमेर शरीफ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश किया कीजिए। प्रथम लिखा हुआ है, महिला लिखा हुआ है, यहाँ पर भारतीय नहीं लिखा हुआ है। तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो थी एनी बेसेंट। ये 1917 में थी जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। और जो सरोजिनी नायडू थी ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी कानपुर अधिवेशन में। तो ये बात भी आप याद रखिएगा कि अगर प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू, लेकिन अगर प्रथम महिला पूछी जाए तो एनी बेसेंट होगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
अब ये राज्यों के नाम भी आपको पता होने चाहिए, तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है दोस्तों। और ये ट्रिक जो है ये है मित्र पर गमछा झार। ये ट्रिक जिसने भी बनाई है बहुत बहुत बधाई का पात्र है वो। ये ट्रिक मेरी बनाई हुई नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, लेकिन बहुत ही शानदार और जानदार ट्रिक है। देखिए, मित्र पर गमछा झार, तो मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से पूरा हो जाएगा झारखंड। तो ये 8 राज्य इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा, मित्र पर गमछा झार। इनके अलावा कोई और राज्य दिया जाए तो वहां से कर्क रेखा गुजरती नहीं है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? अब ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, यंग बंगाल आंदोलन के मुख्य प्रणेता कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता थे हेनरी विवियन डेरोजियो। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आपके पेपर के लिए। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए, भूमध्य रेखा को 2 बार जो नदी काटती है वो है ऑप्शन सी कांगो नदी, और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो याद रखिएगा, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो है, लेकिन भूमध्य रेखा को काटने वाली कांगो नदी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हमारे मूल संविधान में कुल कितनी शेड्यूल्स यानी कि अनुसूचियां थीं? देखिए, यहां पर मूल पूछा गया है, तो मूल शब्द अगर आ जाए तो याद रखिए जब संविधान बना तब की बात की जा रही, वर्तमान की नहीं। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में कितनी है? तो 12 अनुसूचियां हो गई हैं। याद रखिएगा, 8 से कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सही जवाब है दोस्तों आंध्र प्रदेश। दोस्तों 1953 में जो तेलुगु भाषाई क्षेत्र थे उनको जोड़कर एक राज्य बनाया गया था, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है? इसके ऊपर अभी हम लोगों ने चर्चा ही की। यह संबंधित है ऑप्शन बी पंचायती राज व्यवस्था से। एक बात, दूसरी बात ये भी याद रखिए कि इस पंचायती राज में कितने विषय यानी पंचायती राज से संबंधित कितने विषयों की चर्चा की गई है? तो 29 विषयों की चर्चा की गई है। यह भी फैक्ट आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किसका वर्णन है? मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और उसमें ही कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है कि आज से हमारे देश में कोई अस्पृश्यता नहीं होगी। किसी को भी उसकी जाति के आधार पर आप अछूत या अस्पृश्य नहीं मान सकते। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया था? देखिए, अंगीकृत माने स्वीकारा गया था। अंगीकृत का मतलब क्या है? स्वीकारा गया था। तो स्वीकार सबसे पहले कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को। ज़्यादातर संविधान के हिस्से इस दिन ही लागू हो गए थे, बस कुछ शेष थे जो कुछ बचे हुए थे वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुए। तो देखिए, अगर कभी भी पूछा जाए कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था तो 26 नवंबर 1949 को ही अपना लिया गया था। और अगर कहा जाए कि पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था तो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सलाल जल विद्युत परियोजना, सलाल बांध जो है वो बना हुआ है चेनाब नदी पर। कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है जो भारत को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है? तो एक तो बात यही याद रखिए कि बोमडिला दर्रा किसको जोड़ता है? भारत को ल्हासा से जोड़ता है। और कहाँ है? तो ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में है। पिछले जो सीरीज हमारी चली है उनमें दर्रों के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस थे जिनके ऊपर चर्चा की गई है। तो आपसे मेरी प्रार्थना है, अगर आप अच्छे नंबर चाह रहे हैं तो हमारी पूरी सीरीज को जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। 1 सेकंड लगेगा, बस लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने गंगईकोंड चोलपुरम की अपराजधानी बनाया और गंगईकोंड की उपाधि धारण की? बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम। चोल वंश का संस्थापक जो था वो था विजयालय, याद रखिएगा। और चोल वंश का महानतम शासकों में अगर बात की जाए तो राजेंद्र प्रथम का नाम आता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया? देखिए, 1813 का जो चार्टर अधिनियम था
उसमें जो कंपनी का व्यापार था उसको एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन और चाय को छोड़कर। लेकिन 1833 के चार्टर अधिनियम में चीन और चाय के व्यापार के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया कि अब ना चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार होगा, ना ही चाय के व्यापार पर। तो 1833 याद रखिएगा। और 1813 में क्या हुआ था, व्यापार पर एकाधिकार समाप्त तो कर दिया गया था, लेकिन चाय और चीन को कंपनी के अधिकार में रखा गया था। अगला प्रश्न है, भूकंप का वह बिंदु जहां से तरंगे सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी का तल है जिस पर हम लोग रहते हैं, और इसके नीचे यहां पर भूकंप की तरंग आई, तो इससे सीधे 90 डिग्री के ऊपर ये जो बिंदु होगा यही हमारा कहलाएगा अधिकेंद्र। अगला प्रश्न, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के स्थानीय समय में लगभग कितना अंतर होता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम में अंतर होता है दोस्तों ऑप्शन सी लगभग 2 घंटे का। ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, और सही जवाब है ऑप्शन बी डॉप्सन इकाई। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता को मापता है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संयुक्त बैठक को बुलाने का काम है ऑप्शन सी राष्ट्रपति का। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए? देखिए, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान में संशोधन, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची, और आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। याद रखिएगा, तीनों ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में है? देखिए, का से कैगा, का से कर्नाटक, का से काली। का से कैगा, का से कर्नाटक, का से काली, यानी काली नदी पर कर्नाटक पर ही है कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली आधिकारिक संस्था कौन सी है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय आय का जो आकलन करती है संस्था वो है राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय NSO। याद रखिए, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दोस्तों, प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, जिनको आवश्यकता हो उन तक शेयर जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी स्थिति जिसमें वस्तुओं की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ें और मुद्रा का मूल्य कम हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, आप मान लीजिए कि पहले आपको 100 रुपए में 2 किलो आम मिल रहे थे, आज आपको 100 रुपए में 1 किलो आम मिले, यानी रुपए तो उतने ही है लेकिन आप उन रुपयों से कम चीज खरीद पा रहे हैं। इसका मतलब है मुद्रा का मूल्य कम हो गया है, और ऐसी स्थिति को कहते हैं ऑप्शन ए मुद्रास्फीति। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस तारीख से पूरी तरह लागू किया गया था और यह किस प्रकार का कर है? देखिए, यह जो कर है यह अप्रत्यक्ष है, आपसे सामने से तो लिया नहीं जाता। आप कोई बिस्किट का पैकेट खरीदें या कोई आप नमकीन का पैकेट खरीदें तो उसमें जो आप पैसे देते हैं उसमें ही वो शामिल होता है, तो अलग से आप प्रत्यक्ष रूप से दे नहीं रहे, तो प्रत्यक्ष वाले ऑप्शन तो गलती हो जाएंगे। और बचा अप्रत्यक्ष कर, तो मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, इतनी जल्दी तो किया नहीं उन्होंने, तो 1 जुलाई 2017 से किया गया था। अप्रत्यक्ष कर है ये GST। तो दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।